नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अपने जो अध्याय नंबर 4 चल रहा था जिसका नाम है कृषि, उसका लेक्चर नंबर 4 हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने ये देखा था कि कृषि के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था बहुत ही गहनता के साथ, और जितने भी मुख्य फसलें उनके बारे में हमने एक एक के ऊपर डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज हम कृषि के बचे हुए भाग को करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम भाई कृषि के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, अपने लिए जीवन में कृषि का क्या, अब हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कृषि के बारे में क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो देखो, कृषि मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। देखो, ये चीज कोई नई बात नहीं, एक कृषि प्राचीन समय से चली आ रही है और ये मानसून यानी कि वर्षा के ऊपर निर्भर है और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है कि भाई हाँ, भूमि के अंदर भूमि कितनी उपजाऊ है उसके आधार पर ही खेती की जाती है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या 60% से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। कृषि इस समय में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है भारत की, उसमें 60% से भी अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है, देखो, परंतु फिर भी लोग कृषि नहीं करना चाह रहे। क्या नहीं करना चाह रहे? कृषि क्यों नहीं करना चाह रहे? आप अपने ऊपर ले लीजिए, क्या आप कृषि करना चाहोगे? आप, नॉर्मल सी बात है, आप पढ़ लिख कर बड़े से बड़े अधिकारी बनने की कोशिश करोगे, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कृषि बिल्कुल नहीं करना चाह रही। और मैंने आपको बताया था कि कृषि एक प्राथमिक उत्पादक है, और अगर ये प्राथमिक उत्पादक नहीं रहेगा तो द्वितीय और तृतीय इनका क्या योगदान रहेगी, फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? भोजन ही नहीं मिलेगा तो इंसान का जीवन कैसे संभव रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो सरकार ने क्या किया कि भाई कृषि को हम बढ़ावा दें ताकि लोग कृषि करें और उनकी रुचि उसमें बनी रहे। तो देखते क्या कुछ सरकार ने किया। सरकार द्वारा कृषि के लिए किए गए प्रावधान, क्या का प्रावधान किए? नंबर 1 है चकबंदी। चकबंदी, चकबंदी क्या चीज होती है? यानी कि पहले जमाने में जो अपने खेत हुआ करते थे वो मान लो भाई अलग अलग भागों में बंटे हुए थे। मान लीजिए एक आपका खेत है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बीच में किसी का और का आ गया, किसी का और का आ गया, तो ये नुकसान हो गया ना, यहाँ जाएगा आदमी और यहाँ खेती करेगा, यहाँ करेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि भाई हाँ, आपकी ये खेती है तो इतनी आप ये रख लो, अरे ये खेती इसको दे दो। तो ये योजना लगी, चकबंदी कर दी कि भाई ये चक आपके नाम। ठीक है, और सहकारिता, जिम्मेदारी। देखो, सहकारिता क्या चीज हो? जब सरकार और लोगों के द्वारा मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना या फिर कोई संस्था बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। तो उन्होंने, सरकार और लोगों ने मिलकर क्या योजना बनाई कि जो आने वाला भविष्य है उसमें लोग कृषि के प्रति अपना सद्भाव रखें और इसके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए ताकि लोग इससे जुड़े रहें। तो सहकारिता अपनाई। और जमींदारी, देखो जमींदारी क्या चीज हुआ करती थी कि जमींदारी, मान लो कोई एक व्यक्ति हुआ करता था, वो बहुत सारी जमीन के ऊपर अपना राज किया करता था कि भाई हाँ, इतनी जमीन ये सारी मेरी है, और अलग अलग लोगों को दे दिया जाता था कि भाई आप इसको खेत को बालो बोलो और बाद में इसको मुझे कर दे देना या फिर पैसे दे देना। इसलिए वो क्या होता था? जमींदार होता था, पूरी जमीन का मालिक होता था। और ये जमींदारी जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया गया कि भाई नहीं, भाई जिसकी जमीन है उसका ही राज रहेगा, किसी भी जमींदार या दलाल का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उसके अंदर भूमि सुधार के ऊपर बहुत ज्यादा योगदान दी, मतलब प्रयास किए गए थे कि भाई भूमि सुधारने के लिए प्रयास करें ताकि लोगों को अपने जमीन का अपने गर्व हो कि हाँ भाई ये जमीन मेरी है। तो इसलिए भूमि सुधार के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और सरकार ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। जागरूक कैसे किया कि देखो, हरित क्रांति ये क्या चीज थी? इसके जनक, भारत के अंदर जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को।
ठीक है, अगर आपको पूछ ले जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और इसके माध्यम से लोगों को कैसे जागृत किया गया कि देखो कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया कि भाई आपकी जो ये खेती है उसमें उत्पादन को बढ़ाया जाए, जितना भी आप बढ़ा सकते हो ताकि आपकी इनकम अच्छी हो। ठीक है, इसलिए क्या किया इस क्रांति के माध्यम से कि भाई आप कैसे भी कीजिए, जैसे मान लीजिए रसायन डालकर, यानी कि जो यूरिया आदि रसायनों का उपयोग करो। ठीक है, या और आधुनिक तकनीक का उपयोग करो, और आधुनिक तकनीक जैसे फुहारा, ट्रैक्टर आदि, इनके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न करने का प्रयास करो। ठीक है, तो हरित क्रांति के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। देखो श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये किस लिए हुई भाई? ये इसलिए हुई कि जो डेयरी उद्योग है और दुग्ध उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके श्वेत क्रांति की गई कि भाई अगर लोग दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और सरकार ने व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए। कब चलाए? 1980 से 1990 के बीच व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि देखो सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, आग लगने से फसल को अगर नुकसान हो जाता है तो सरकार ने बीमा देने की योजना बनाई ताकि भाई जो गरीब किसान है वो इस नुकसान की भरपाई न करने पाने से आत्महत्या जैसे केस न सामने, और अपने जो किसान है खेती से जुड़े हुए रहे, उनको खेती से नफरत न हो जाए, इसलिए सरकार ने व्यापक भूमि विकास सुधार कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है, और कम दर पर ऋण की सुविधाएं। ठीक है, यानी कि जब किसान जब कर्जे से डूब जाता है तो वो क्या करता है, किसी से ऋण लेता है तो उस पर 2 रुपया सैकड़ा लेता है ब्याज की दर से, तो वो ब्याज भी नहीं भर पाता है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए ग्रामीण बैंकों की और सहकारी समितियों की और बैंकों की स्थापना कर दे ताकि कम ब्याज पर उनको ऋण मिल सके और उनको किसानों को फायदा हो सके और अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, आगे है किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बनाने की भी योजना सरकार लेकर आई कि भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसे आप केसीसी के नाम से जानते हो, ताकि वो दे दिया जाए ताकि किसानों को कुछ पैसे मिल सके और वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यापन कर सके। ठीक है, और सरकार ने क्या सुविधाएं दी? और सुविधाएं दी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को मौसम की जानकारी कार्यक्रम प्रसारित किया गया कि भाई सरकार क्या करेगी, जब भी मौसम वातावरण जैसा भी रहेगा आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी कि भी कब बरसात होगी कब नहीं होगी, जिससे कि आपको फसल का नुकसान न हो सके। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी कि जो आधुनिकीकरण के अंदर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार क्या कुछ किसान और सरकार बनकर कृषि के अंदर सुधार ला सकती है और कौन सी संस्थाएं क्या विचार करके विमर्श करके कृषि के अंदर सुधार ला सकती है। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन में योगदान। अब देखते हैं आगे, तो आगे दिया हुआ है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कि जो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और रोजगार और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान है, चलो देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि कृषि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्यों है? क्योंकि लगभग 60% से अधिक लोगों को कृषि ने रोजगार दे रखा है। इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जो लोगों को नौकरी दे सके, इसलिए ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, कृषि सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि छोटे मोटे जो कारखाने
उसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहता है और इसका घटता हुआ अनुपात बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों है भाई चिंता का विषय? क्योंकि यह एक इतना बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर इतने लोगों को रोजगार दे रखा है, तो रोजगार लेन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या तो कम होती जा रही है ना, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय। और दूसरी एक विशेष बात, लोग कृषि करना पसंद भी नहीं कर रहे, ठीक है, ये भी एक चिंता का विषय। आगे, भारत सरकार के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास। भारत सरकार ने इस कृषि को, ये तो एक परंपरागत है, प्राचीन समय से चली आ रही है, तो इसे मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? देखो, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि क्या करें कि वहां पर जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो वहां जाकर पढ़े सीखे, कृषि करने के आधुनिक तरीके उनके माध्यम से कृषि करे ताकि अच्छा उत्पादन कर सके। तो ये सरकार ने आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्न बनाने के लिए प्रयास किए, ठीक है। आगे, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, यानी कि कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन के ऊपर भी सरकार पूरी जोर दे रही है, ताकि कृषि के साथ साथ और भी लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। इसके लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है। बागवानी विकास और मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने का सरकार प्रयास करती है या कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर जब किसान को पहले ही पता चल जाएगा कि उस दिन वर्षा होगी, ठीक है, तो उससे कई ज्यादा फायदे हो जाए। कैसे? जैसे मान लो कि हमारी फसल एकदम तैयार हो गई, अब हमने एकत्रित कर लिया कटाई करके, और हमें पता चल गया कि भाई कल बरसात होने वाली है, ठीक है, तो हम उसे अच्छी तरह से ढक देंगे, ठीक है, तो वो भीजेगी नहीं फसल का, उसका जो धान हमने प्राप्त किया उसका उसे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और फसल को जब हम बोते हैं उस वक्त भी बहुत बड़ा फायदा होता है, हमें पहले ही पता चल जाता है कि उस दिन वर्षा होने वाली है और हम उस के लिए तैयार रहते हैं कि उस दिन अपना खेत को बोआ जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कि हमें किसी चीज का पहले अनुमान लग जाना, पूर्वानुमान, इसकी भी सरकार ने कोशिश की। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहा है, यानी कि किसान भी क्या है, मेहनत कम कर रहे हैं, प्लस पूंजी निवेश यानी कि खाद देना आदि का निवेश कम कर रहे हैं, उसमें पैसे कम लगा रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि जो अपना रोजगार है वो घट रहा है। रोजगार कैसे घट रहा है कि भाई अच्छी फसल उत्पन्न नहीं होगी तो क्या है, जो देखने वाले लोग हैं, बच्चे, वो कहेंगे अरे खेती के अंदर तो कुछ नहीं पड़ा है, हम खेती क्यों करें। इसलिए यह भी जरूरी है कि हमें खेती करते वक्त थोड़ी पूंजी निवेश करनी चाहिए, उसमें मेहनत मजदूरी अच्छी तरह से करनी चाहिए, ठीक है। आगे है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, कि भाई जो वैश्वीकरण है उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, कृषि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही, ठीक है, और प्राचीन समय से जो भारतीय कृषि है उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कैसे सर? जैसे मान लो कि अपना देश है अंग्रेजों के गुलाम ही रहा, पहले उससे पहले बहुत सारे लोग आए उनके गुलाम रहा, तो भारत को पहले उन्होंने लूटा, उसके बाद अंग्रेज आए उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और वो अपने हिसाब से खेती करवा रहे थे। इसलिए उस समय तो मतलब कृषि के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, परंतु जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद हमारा कृषि के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया ताकि हम अच्छी फसल उत्पन्न कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हरित क्रांति है उस पर जोर दिया और दुग्ध क्रांति पर जोर दिया, उसके भी हमें वर्तमान के अंदर देखते हुए नकारात्मक प्रभाव मिले। कैसे? कि जो हरित क्रांति है उस पर हमने कहा था कि उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दो, ताकि जितना भी अधिक से अधिक उत्पादन हम कर पाएंगे तो उससे ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएंगे। तो क्या है कि हमें उत्पादन अधिक करना चाहिए, परंतु उससे आज वर्तमान के अंदर क्या हुआ कि भारत के लोग जितने भी मतलब बीमारी के कारण है उसी के कारण है। क्यों? कि हमने मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिकों प्रयोग किया, ठीक है। और उससे देखो कि में की फसल है वो किसी समय में उगा देते हैं, रबी की है वो खरीफ के समय में उगा देते हैं, खरीफ की है वो रबी के समय में भी उगा सकते हैं। क्यों? कि उन रासायनिकों की मदद से
उगा सकते हैं। तो उसका हम पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा। नेगेटिव कैसे कि भाई जो जहर देकर पनपाई गई फसल है उससे तो शरीर को तो नुकसान मिलेगा ही। तो इसलिए क्या हुआ कि शरीर को नुकसान हुआ प्लस भूमि का भी निम्नीकरण हुआ। ठीक है। और देखो भारतीय कृषि विश्व की विकसित देशों से स्पर्धा में करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायकी दी जाती है। यानी कि एक भारत अपना देश है जो कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व के देशों की बराबरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन देशों में सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, सहायकी मिलती है, परंतु अपने भारतीय के अंदर किसानों को इतनी सहायता नहीं दी जाती जितनी अन्य देशों के अंदर दी जाती है, इसलिए उनकी बराबरी नहीं कर सकती। हालांकि अपने जो देश में जो हम उत्पन्न करती है फसल उनका विदेशों के अंदर मांग तो है, जैसे भाई जो गर्म फसलें उनका मांग है, चाय हो गई आदि, इनका विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा मांग है, परंतु हम विश्व के अंदर उतने बराबरी करने लायक नहीं है जितना हमारा नाम है। हमने कह रखा है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है फिर भी। ठीक है। आगे है वर्तमान के अंदर कार्बनिक कृषि है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, यानी कि जो कार्बनिक कृषि है उसका वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलन है। क्यों प्रचलन है? क्योंकि जो कार्बनिक कृषि है इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि इसके अंदर रासायनिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, एकदम परंपरागत तरीकों से इस खेती को किया जाता है। ठीक है। इसलिए ये आज वर्तमान समय में अधिक प्रचलन में है। ठीक है। आगे कीमती फसलें उगानी चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए कि इस समय भारतीय मतलब जो अपनी भूमि है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आपको पता है कि अपने दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, पापा जी के पास 50 बीघा रह गई, अपने आएगी 10-10, 5-5, इस प्रकार से कि भी जो भूमि का ये घटती जा रही है, परंतु हमें उत्पादन तो उतने की जरूरत है या नहीं है? हमें उत्पादन तो उतने की जरूरत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो कीमती फसलें उनको उगाना चाहिए। कीमती फसलें जैसे मान लो उदाहरण के लिए फलों को उगाना चाहिए, औषधीय पौधे उनको उगाना चाहिए, और बोया डीजल बायोडीजल फसलों को उगाना चाहिए। बायोडीजल फसलें कौन सी होती है? जेट्रोफा और जोजोबा, इन फसलों का उत्पादन करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे अर्निंग कर सके। ठीक है। और क्या है, भारत में विभिन्न कीमती फसलें उगा सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है वहां पर हर फसल को उगाना लगभग संभव है। तो इसलिए कृषि बहुत ही जरूरी है और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए एक चिंता का विषय है। अगर आज हमने सोच समझ के कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले भविष्य के अंदर सोचो आपकी भी जमीन प्रतिदिन घटती जा रही है और जो रासायनिक प्रयोगों से उतना नुकसान हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने इस चौथे अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।